हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं सिंधु सुमन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं व्याकरण की कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में व्याकरण का जो पहला चैप्टर है वर्ण विचार, उस पर बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया है वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार में एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण विचार से जस्ट आगे वाला जो चैप्टर है शब्द विचार, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आप लोग कभी उसको भूलिएगा भी नहीं, मुझे भरोसा है आप लोग अगर एक बार समझ गए तो मुझे आपको आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो वो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। चैप्टर का नाम है शब्द विचार। अब देखिए, शब्द विचार जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब देखिए आप लोग को भली भांति पता होगा कि शब्द एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, शब्द विचार का सबसे पहला हेडिंग है शब्द। तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि शब्द एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वो अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में वो शब्द क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, अब देखिएगा शब्द क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं, वर्ण आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बात खत्म बहुआ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कहीं पर बोला कम, ठीक है, या फिर कमल, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं लिखा कमल, ठीक है, तो कमल अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें वर्ण है, इसके अलग वर्ण है, इसके अलग वर्ण है, इसके अलग वर्ण है। जैसे अगर आप इसको तोड़िएगा तो को जोर ओ, जोर मो हलन जोर ओ, है ना, लो हलन जोर ओ। इसका मतलब क्या है, ये सभी हमारे क्या है, वर्ण है। ये सभी वर्ण के मिलने से हमारा क्या बना, एक नया पद बना। ये हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द। बउआ अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बात खत्म, सिंपल। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ये डेफिनेशन में 2 बार बोल चुका है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक नया टर्म यहाँ पर आता है, पद आता है। अब एक्चुअल में ये शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं शब्द की बात करूं और पद की बात करूं, ये थोड़ा सा ही अंतर है, इसको समझ लीजिएगा तो बेहतर होगा। पद की अगर मैं चर्चा करूं तो जब कोई भी शब्द बहुआ वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रहा रहा, जैसे मैं बोलूंगा आम, क्या है, आम। तो आम क्या है, तो बहुआ अभी ये आम शब्द, अभी ये आम क्या है, शब्द। लेकिन मैं एक वाक्य ले लेता हूं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब ये बहुआ ये जो शब्द था, ये लाडलो ये शब्द था, क्या था, शब्द। और ये जो शब्द है बउआ, वो किस में प्रयुक्त हो गया, तो बोलिएगा गुरुजी ये किस में प्रयुक्त हो गया, वाक्य में प्रयुक्त हो गया। और जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं बउआ, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये छोटा सा अंतर है, लेकिन कभी कभी ये आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बउआ उसे पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा आप भली बात जान चुके हैं। शब्द को अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया। मैं ये नहीं बोल सकता शब्द के 3 भेद हैं, या ये नहीं बोल सकता 2 भेद है या 4 भेद है। तो किस आधार पर बांटा गया ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला अगर मैं टर्म की बात करूं बउआ, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, सबसे अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। शब्द को 2 भागों में बांटा गया है बउआ, इधर ध्यान दीजिएगा। 2 भागों में बांटा गया है। अब प्रश्न उठता है बउआ कौन कौन सा भाग है ना। शब्द के आधार पर वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शब्द के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 2 भेद है। देखिए लाडलो, सबसे पहला है सार्थक। क्या है बउआ, सार्थक। क्या है, सार्थक। दूसरा है निरर्थक। क्या है, निरर्थक। तो शब्द के आधार पर वाक्य के कितने, सॉरी, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर बउआ शब्द के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। वो कौन कौन सा भेद है, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। ठीक है, अब देखिएगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है बउआ, 2 गो। क्या गो, 2 गो। सबसे पहला हमारा क्या, बोलिए, सबसे पहला हमारा सार्थक। क्या शब्द है, सार्थक। अब प्रश्न उठता है कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम बात करें सार्थक शब्द क्या होता है, तो वैसे शब्द, लाडलो, वैसे शब्द, वैसे शब्द, सेकेंड, जिनका
पूर्ण अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ होता है उन्हें, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। चलिए, बउआ इसका मतलब क्या है कि बउआ जब किसी भी शब्द को अगर देखेंगे, अगर उसका उपयुक्त मीनिंग निकलेगा, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत कहिएगा सर नहीं समझे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा मकान, तो आपके दिमाग में तुरंत एक छवि बनी, वो घर की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है ना। अगर मैंने आपको कहा रोटी, ठीक है, अगर मैंने आपको कहा टेबल, ठीक है, मैंने आपको कहा अगर कुछ भी स्कूल, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई छवि बनती है। तो जब आपको इसका अर्थ पता हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक कहलाते हैं। बउआ मैं बोलूंगा मकान, तो मकान ओ गुरु जी, हाँ समझ गए, जिसमें घर में रहते हैं वो मकान है हमारा। अगर बोलूंगा रोटी, ओ खाने की बात हो रही है ना। यहाँ पर टेबल, तो समझ गए होंगे स्कूल, ओ मौज मस्ती वाला जगह। तो इन सभी चीजों को जब हम भली भांति देखेंगे और जानेंगे कि बउआ इन सभी चीजों में एक ही बात को मैंने कि इन सभी चीजों के अर्थ होते हैं, इन सभी शब्दों के अर्थ होते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं गुरु। पॉइंट नंबर 2, अब सार्थक के बाद निरर्थक शब्द है। क्या है, निरर्थक शब्द। अब बउआ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी वो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया जी, बिल्कुल हो सकता है। सुनिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु किंतु उनका प्रयोग वाक्यों में किए जाते हैं, उनका प्रयोग वाक्यों में किए जाते हैं। ऐसे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। बउआ ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं छोटू, निरर्थक कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। कभी की नहीं समझे गुरुजी, फिर समझाइए। बिल्कुल बउआ, देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, उसमें बोलता हूँ रोटी बोटी। अब आपके समक्ष अगर मैं बोलूंगा बउआ इस एग्जाम्पल में, आप बताइए रोटी का अर्थ क्या होता है, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा सर रोटी का अर्थ होता है, मुझे पता है, बेवकूफ मत बनाइए, रोटी का अर्थ होता है। आप बोल रहे निरर्थक, तो बिल्कुल बउआ ये सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है, ये सार्थक है। लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है, और इसीलिए ये यहाँ पर जो शब्द है बउआ, ये हमारा शब्द क्या कहलाएगा, निरर्थक, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज नहीं है। अगर मैंने आपको बोला एज फॉर एग्जाम्पल, मानो पानी वानी पियाओ, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको बोला कि पानी वानी पियाओ, पानी वानी, तो आप ये बताइए पानी का तो अर्थ होता है बउआ, लेकिन वाणी का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनके वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चलिए बोलिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, बोलिए बउआ, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन, सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। तो अर्थ के आधार पर बउआ कितने भेद हैं, दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। आपको ये भली भांति ज्ञात हो गई होगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, शब्द के तीन भेद हैं लाडलो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको रचना भी बोल सकते हैं, कभी कभी बनावट भी आ जाता है। तो चलिए, यहां से हमारा हेडिंग क्या हो गया, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ठीक है, शब्द के तीन भेद हैं। अब प्रश्न उठता है कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। सबसे पहला एगो भेद क्या हो जाएगा, रूढ़। दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक। तीसरा क्या हो जाएगा, योग रूढ़। बउआ कितने भेद, तो गुरु जी तीन भेद।
कुन कुन भेद, रूढ़ यौगिक योग रूप, रूढ़ यौगिक योग रूप। अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी शब्द को आप 5 सेकंड में कैसे पहचानिएगा कि रूढ़ है कि यौगिक की योग रूप, तो अभी आप देखिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द लिखा विद्यालय, बताइए ये तीनों में से रूढ़ है कि यौगिक की योग रूप, मैंने तुरंत बोला सर ये यौगिक है। अब आए, ये यौगिक है, बिल्कुल है यौगिक। कैसे है ये तो समझाइए सर, हम कैसे, आप कैसे पहचान गए कि ये विद्यालय जो हमारा वो यौगिक है? आप भी पहचान सकते हैं। मैंने कहा दशानन, मैंने कहा दशानन, और मैंने इसको बोला कि 5 सेकंड में ये बहुआ योग रूढ़ है। अब बोलिएगा सर कैसे योग रूढ़ आप कैसे बोल दिए? अगर मैंने कहा रोटी, मैंने कहा रोटी, सर ये क्या है? रूढ़ है। कैसे सर, ये तो बताइए, पहचानेंगे हम कैसे पहचानेंगे 5 सेकंड में? तो बिल्कुल आइए अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा शब्द है रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले, मेन बात है समझना, ठीक है? रूढ़ क्या होता है तो याद रखिएगा, वैसे शब्द, वैसे शब्द जिनके खंड या टुकड़े, खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं देता है, नहीं देता है, रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। एज फॉर एग्जाम्पल बहुआ, मैं अगर आपके समक्ष एक उदाहरण को प्रस्तुत करूं और यह उदाहरण है, मान लीजिए रोटी, तो आप क्या इस वर्ड को तोड़ना चाहेंगे? तो बोलिएगा तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दो भागों में टूटेगा ना। सबसे पहला एगो रो प्लस में टी। बताइए क्या रो का कोई अर्थ होता है? क्या टी का कोई अर्थ होता है? रोटी के संदर्भ में अगर हम देखें, रोटी मतलब भोजन वाला रोटी, और इसमें रो और टी का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आपके समक्ष बोलूं, जैसे बोलूं टेबुल, तो क्या अगर मैं इसको तोड़ूं, टे प्लस बुल, क्या ये दोनों टेबल की बात हो रही है? टेबल में टे और बुल, ये दोनों का कोई अर्थ निकलता है? तो आप बोलेगा सर पता ही नहीं चल रहा है टे का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब क्या होता है। अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो इसी टाइप से अगर मैं बोलूं पंखा, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ेंगे पंग जोर खा, तो यहाँ पर दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि वैसे शब्द जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम लोग बहुआ क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आप कैसे तोड़िएगा? तो उसका टुकड़ा कीजिएगा, पता चलेगा। जैसे मार कर कोई अर्थ नहीं निकला, ठीक है? जैसे यहाँ पर बोर्ड है, तो बोर्ड कोई भी अर्थ नहीं निकला। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी शब्द लीजिएगा, अगर खंड या टुकड़ा करिएगा, अगर अर्थ नहीं देगा तो समझ लीजिएगा वो हमारा क्या है? हमारा वो रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द है। अब देखिए अगला दूसरा हमारा हेडिंग है रूढ़ के बाद यौगिक। बउआ दूसरा हमारा अर्थ क्या है? यौगिक। यौगिक क्या होता है? याद रखिएगा, वैसे शब्द, वैसे शब्द जिनके जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ देता हो, उसे उसे यौगिक कहते हैं, या उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है? यौगिक शब्द कहिएगा। इसको हम कैसे पहचानेंगे? अरे देखो 5 सेकंड बहुआ, बोलेंगे पाठशाला, मैंने बोला पुस्तकालय, मैंने बोला हिमालय, मैंने बोला विद्यालय, है ना? अब बहुआ इन सभी वाक्यों को, इन सभी शब्दों को गौर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहला पाठशाला को तोड़िए, पाठ जोड़ शाला, इसको तोड़िएगा, पुस्तक जोड़ आलय, है ना? अगर आप हिमालय को तोड़िएगा, हिम प्लस आलय, विद्यालय को तोड़िएगा, विद्या प्लस आलय। अब इन सभी चीजों में देखिए, पाठ मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, शाला मतलब घर, यानी अध्ययन करने का जो घर होता है, जहां पर हम अध्ययन करते हैं वो पाठशाला है। तो दोनों का अर्थ निकला। मैंने बोला पुस्तक जो आलय, पुस्तक मतलब तो किताब होता है, आलय मतलब घर, यानी किताबों का घर, पुस्तकालय, आपने सही अर्थ निकाला। अगर मैं बोलूंगा हिमालय, हिम मतलब होता है बहुआ बर्फ, क्या होता है? बर्फ। आलय मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर हिमालय, तो अर्थ निकला। विद्यालय, विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान या बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान या फिर
बुद्धि, आलय मतलब घर, यानी ज्ञान जहां पर अर्जन करने जाते हैं उस घर को क्या कहते हैं, विद्यालय। तो इन सभी टर्मों में अगर हम देखें, सभी शब्दों में देखें तो इनका कोई अर्थ निकलता है, और जब किसी शब्द का खंड या टुकड़ा करने पर अगर अर्थ निकले तो यहाँ पर उसे हम लोग क्या कहेंगे बउआ, कहेंगे योग। अब प्रश्न उठता है सर आपने क्या यही तरीका अपनाया था? बिल्कुल बउआ, जब मैंने विद्यालय को तोड़ा तो विद्या जो आलय, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, तो वहां पर मुझे लगा कि इसका अर्थ निकल रहा है, खंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यौगिक है। जब मैंने रोटी को तोड़ा तो रो और टी का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, तो जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट होगा। चलिए अगला हमारा क्या बचा, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा हमारा है बउआ योग रूट। तीसरा हमारा क्या है? अब देखिए योग रूट क्या होता है। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो विशेष अर्थ धारण करते हैं, वैसे शब्द जो विशेष अर्थ धारण करते हैं, करते हैं, उन्हें योग रूढ़, उन्हें योग रूढ़, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एक सेकंड, ठीक है चलिए। अब प्रश्न उठता है योग रूढ़ गुरु जी, इसको कैसे पहचानेंगे? तुरंत पहचान लीजिएगा, इसमें अव्ययी भाव समास आता है, याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास जितने भी आएंगे वो योग रूढ़ का ही उदाहरण होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, उदाहरण के तौर पर मैंने बोला दशानन, मैंने बोला दशानन, दशानन का क्या अर्थ होता है, अरे रावण की चर्चा हो रही है, विशेष अर्थ, अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ धारण कर रहा है। मैंने बोला लंबोदर, मैंने बोला लंबोदर, तो यानी ये विशेष अर्थ धारण कर रहा है ना, लंबोदर मतलब गणेश जी। मैंने बोला, मैंने बोला चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किनको बोला जाता है बउआ, ये हमारे शिव जी प्यारे भोले बाबा को बोला जाता है। तो इस सब में देखिए विशेष अर्थ है कि नहीं, है ना। वीणा पानी सरस्वती जी को बोला जाता है, तो जो विशेष अर्थ धारण करते वो हमारे क्या होते हैं बउआ, योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं बउआ, शब्द के 4 भेद हैं। प्रश्न उठता है सर कौन कौन है, ये भी बता दीजिए। तत्सम, तद्भव, देशज एंड, तो बोलिए कितने भेद, 4 भेद। अब प्रश्न उठता है सर कैसे पहचानेंगे, ये तो बताइए, कोनो तरीका तो बताइए। याद रखिएगा बउआ, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, क्योंकि बउआ जब हिंदी भाषा आरंभ हुई थी उस समय हिंदी के पास उतने शब्द नहीं थे, हम लोग संस्कृत के शब्द का प्रचलन में यूज करते थे दैनिक जीवन, अभी भी हम लोग करते हैं। जैसे बउआ अभी कोई सूरज बोलता है, लेकिन आपने सुना होगा कोई ना कोई सूर्य भी बोलता है ना। अगर कोई बोलता है चांद, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण भी बोला जाता है, चंद्र भी बोला जाता है। याद रखिए संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किस भाषा में करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं, ज्यों के त्यों किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। याद रखिएगा संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों किया जाता है तत्सम कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बउआ सूर्य, सूर्य जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी एज इट इज करते हैं। चंद्र, चंद्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। पहले होता था कर्पूर, इसका जो है ये क्या है, संस्कृत का शब्द है ना। अगर मैं बोलूं हस्त, ठीक है, तो इत्यादि, ये सभी शब्द संस्कृत के। याद रखिए संस्कृत के जितने शब्द आएंगे वो हमारे क्या होंगे, तत्सम। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तद्भव क्या है, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कर, यानी तत्सम से बिगड़कर जो शब्द बना वो तद्भव है। जैसे सूरज, सूर्य से क्या बना, सूरज, है ना। चंद्र से चांद, कर्पूर से कपूर, हस्त से हाथ। आगे जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, पहले पुष्प चलता था, पुष्प, पुष्प से क्या बना, फूल। तो वैसे शब्द जो बहुआ संस्कृत से बना है,
संस्कृत से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव करते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और देशज आपको पता है कि वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ये बोल चाल में ज्यादातर प्रचलन है। जैसे बोलेंगे बउआ, हरिया, लोटा, धोती, है ना, कुर्ता, गमछा इत्यादि। तो वैसे शब्द जो आपको दूर से लगेंगे, हाँ मैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बउआ, ये हमारे देशज हो जाएंगे। विदेशज की चर्चा करूं तो वैसे शब्द जो विदेशों से जिनका उत्पत्ति हुआ है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं हॉस्पिटल शब्द बोलता हूं या अस्पताल बोलता हूं, तो अस्पताल शब्द इस भाषा का शब्द है ही नहीं। अगर मैं आपके समक्ष अंगूर बोलता हूं तो अंगूर अरबी भाषा का शब्द है ना। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अल्फाज उर्दू भाषा का शब्द है। अगर मैं आपको बोलूंगा वकील, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो यहाँ पर ये सभी शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में नहीं हुई है, विदेशी शब्द कहलाए, विदेशज है ये। ठीक है, कोई दिक्कत। तो संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाएंगे, जो संस्कृत से बनकर हिंदी में बने वो तद्भव कहलाएंगे। जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है देशज, और जो जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, मतलब विदेशों में हुई है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विदेशज। चलिए अगला पॉइंट। अगला हमारा बउआ, अगर हम बात करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पर एक, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके समक्ष, यहाँ पर कुछ चीजें मैं लाया था, मैं भूल गया बताना। ठीक है, चलो छोड़ो, चलिए बता ही देते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण यहाँ पर था शायद से, रूपांतरण की दृष्टि से दो भेद है। यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं रूपांतरण की दृष्टि से, शब्द को दो भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। ठीक है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन बउआ, प्रश्न ये भी तो हो सकता है, कौन कौन और क्यों। याद रखिएगा, विकारी शब्द और अविकारी दो भागों में बांटा गया। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, पुरुष, वचन के कारण रूप में कोई बदलाव नहीं आता है। सॉरी, बदलाव आता है, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक। तो विकारी शब्द में क्या होता है कि जिसमें लिंग, पुरुष, वचन इस सब में बदलाव आ जाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। इसमें आगे नहीं लिखा गया लेकिन मैं लिख देता हूं। इसमें चार चीज आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। क्रिया। अब इन सभी चीजों पर बउआ प्रभाव पड़ता है, कहिएगा कैसे गुरुजी। अगर मैं किसी संज्ञा को लेता हूं, लड़का, लड़का, अभी उसको बोल दूं लड़की, लिंग बदलाना, लड़के, वचन बदलाना, है ना। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और क्या है जी, लिंग, पुरुष और वचन, इस तीनों का प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वनाम की बात करूं या फिर विशेषण क्या, जैसे अगर मैं बोलूंगा अच्छा, विशेषण है, अच्छा से बन गया अच्छाई, है ना। बुरा से बुराई, प्रभाव पड़ा ना, संज्ञा था बुरा, तो इस टाइप से बुरा, अब बुरा से बुराई, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, इस टाइप से प्रभाव पड़ता है ना, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, विकारी। अविकारी शब्द क्या है, जिन पर इन सभी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप कभी भी नहीं बदलते, इन्हें अव्यव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यव। इन पर लिंग, वचन और बात करें पुरुष, इस सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे आज, आज का कोई रूप बदल ही नहीं सकता, यहाँ वहां इत्यादि, धीरे धीरे भी हो सकता है, धीरे धीरे, तेज। इस सब में देखिए, इस समय इसमें चार को याद रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसमें क्या याद रखना है बबुआ, मेरे लाडलो, इसमें क्या याद रखना, याद रखिएगा, इसमें आपको ज्यादातर आएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। अगर हम बात करें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जिस प्रकार से चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, है ना। इसमें कितने हैं, चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बच्चों,
हाँ, चलिए इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अविकारी शब्द है ना, तो अविकारी शब्द क्या है? जिस पर लिंग वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी है। इसमें क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें चार आते हैं। इसमें क्या आते हैं? क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक, एगो संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक आते हैं। और एक कौन आता है बउआ? एक आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक। कुल मिला के अगर हम बात करें तो यह हमारा क्या होता है? आज का टॉपिक खत्म होता है। इसमें सबसे पहले मैंने बताया अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक, कोई दिक्कत नहीं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये भी मैंने आपको बता दिया। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भी मैंने आपको बता दिया। रूपांतरण के दृष्टिकोण से शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। इस प्रकार से शब्द जो हमारा चैप्टर था आज पूरी तरह से क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है, आगे हम लोग वीडियो में शब्द के जो अगला टॉपिक है हमारा वाक्य विचार, उस पर हम चर्चा करेंगे और भली भांति समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे इसको बिना देखे मतलब आसानी से पहचान सकते, आखिर वाक्य क्या होता है, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर एकदम वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते, कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।